Okay, so very good morning to one and all. डियर आज हम लोग कंटिन्यू टॉपिक कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था हाइब्रिडाइजेशन। इट्स ऑल राइट। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई थी हाइब्रिडाइजेशन की, क्यों रिक्वायरमेंट है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन नॉन हाइब्रिडाइज या ड्रैगोस मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कैसे उनका स्टेरिक स्टेबिलिटी हाइब्रिडाइजेशन से मिलता है। नॉन ड्रैगोस में ये मतलब हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल्स, और ड्रैगोस मतलब जिनमें हाइब्रिडाइज नहीं है। सो ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंगल अप्रोक्स 90 डिग्री होते हैं, मैक्सिमम 90 से 94 डिग्री सेल्सियस, आई एम सॉरी डिग्री होता है एंगल। और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उनका बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स हमेशा रहेगा। इतने पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किए थे, टच किए थे। सारा ही ये अपलोडेड है, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ाया गया है। लास्ट 2 लेक्चर्स से ही हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है। सो लेक्चर नंबर 13, 14, 15 यहाँ तक अपलोडेड है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा चली। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर चालू करते हैं ऑन हाइब्रिडाइजेशन। सो देखिए डियर, सो अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। आज क्या क्या टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, जरा देखिए। टॉपिक दैट वी कवर टुडे, वन इज हाइब्रिडाइजेशन, और वही चल रहा है। और हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या क्या फर्क पड़ेंगे वो चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ, और तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल आप ये तीसरी बार पढ़ने जा रहे हो, या मैं आपसे बोलूं कि इससे पहले हम लोगों ने एक बार बॉन्ड एंगल पढ़ लिया था ड्रैगोस मॉलिक्यूल जब पढ़ाया था। तो बॉन्ड एंगल के आंसर आप तीन तरीके से निकाल सकते हो। ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड एंगल, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बॉन्ड एंगल, और तीसरा बीएससी पीआरई थ्योरी की वजह से बॉन्ड एंगल। मतलब इन तीनों कॉन्सेप्ट को एक साथ मर्ज करके एग्जामिनर आपको सवाल देता है, और फिर आपसे पूछता है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए। ये टॉपिक्स हैं। इसमें पहला टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या क्या फर्क आते हैं किसी मॉलिक्यूल्स में, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या क्या टॉपिक यहाँ कवर करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक में। पहला टॉपिक नेचर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, बहुत पहले पढ़ा दिया है। नेचर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप बनाना सिखाया हुआ है। ये जो ऐसे बनता है, नीचे ये फूला हुआ लोब्स, ऊपर ये छोटा सा लोब, डिफ्यूज्ड लोब, यहाँ पे ज़्यादा या पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें होती है, और इस तरह के शेप को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पढ़ते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव फेज से बनता है। ऊपर वाला ये छोटा सा जो पॉइंट है वो डिस्ट्रक्टिव फेज से बनता है। सो नेचर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज बॉन्ड एंगल पर हाइब्रिडाइजेशन का क्या फर्क पड़ता है। और आप ये जानते भी हैं बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो ये जो पढ़ा हुआ है, जो सुना हुआ है, या एक तरह से रटा हुआ है, उसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। दैट इज इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड एंगल। तीसरा जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे दैट इज बॉन्ड लेंथ। तीसरा जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज बॉन्ड लेंथ। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में बॉन्ड लेंथ पे कैसे फर्क पड़ेगा, या आप लाइन में रटे हो, आपको जेई मेंस के हिसाब से या नीट में भी सीधा रटा दिया है, और बच्चा रट रट के पागल हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में 2-4 ही दिन रुकता है।
nature, what I say, bond length is inversely proportional to percentage of s character. So s character बढ़ेगा, bond length घटेगी। और ये आप ऐसे कुछ रट भी लेते हैं, sp का what I say, bond length of sp is less than sp2 is less than sp3, ऐसा कुछ रट लिया, लेकिन ऐसा क्यों, वो सब हम लोग यहाँ बहुत वेल डिटेल डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी तो क्या क्या टॉपिक हमको कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ना है वो कवर कर रहे हैं। देन फोर्थ हम लोग जो पढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल पढ़ा, बॉन्ड लेंथ पढ़ा, एंड नेक्स्ट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ या बोला जाए बॉन्ड एनर्जी। हाइब्रिडाइजेशन से कैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, या क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी आपने रटा होता है, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा देन sp2 देन sp3। थोड़ा बहुत शायद क्लियर आंसर भी आपको आता हो, लेकिन अगर इसी में s और p ऑर्बिटल भी हैं तो वो कहाँ अरेंज होंगे, क्या s का इन हाइब्रिडाइज से ज़्यादा है या कम है, क्या चक्कर है। तो ये चार टॉपिक्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन से इनके आंसर बताए जाएंगे। सो दैट विल बी द टॉपिक फॉर टुडे। पुरानी क्लासेस में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा, इवन 3 आवर्स से ज़्यादा लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड है। चलिए, so let's start our topic. The major topic is characteristic of hybridization, जिसमें पहला है नेचर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, प्रीवियस क्लास में इस पे बहुत हम लोगों ने पढ़ा हुआ, बट फटाफट इसको एक बार फिर से समराइज करते हैं। सुनिए जरा, हेडिंग डालोगे आप लोग, दैट इज फर्स्ट टॉपिक आज कवर कर रहे हैं, नेचर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा कि ये वर्ड एज अ डिक्शनरी वर्ड है, टू इम्प्रूव द कॉन्सेप्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द कंटेंट, नथिंग एल्स। एनसीईआरटी के हिसाब से रट्टा मार कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा। आप ढूंढते रहोगे तो कई टॉपिक की तो ऐसे हेडिंग भी नहीं आपको मैच करेगा। बट हाँ, किसी भी ईयर का कोई भी क्वेश्चन चाहिए एडवांस का नहीं रुकेगा, क्योंकि कंटेंट आपको बहुत डिटेल आता है और वो आना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग इटसेल्फ 60% बेस है हर एक चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हर जगह आप यूज करोगे। एवरी चैप्टर हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, पूरा डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन अलग है उसका, इससे कोई लेना देना नहीं है केमिकल बॉन्डिंग से। चलिए, सो नेचर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हम पहले पढ़ चुके, फिर से मैं आपसे एक बार बोल रहा हूँ कि ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे बनता है। नीचे का ये पार्ट गोल मटोल, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, या पूरे इलेक्ट्रॉन यहीं फील्ड होते हैं, और इसी को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। मतलब इसमें दो लोब होते हैं, इस एक ही लोब में सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और दूसरा डिफ्यूज्ड लोब होता है जो कि डिस्ट्रक्टिव फेज से बनता है। तो ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप आप सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ भी मैं नया नहीं बता रहा हूँ, दैट्स ऑल। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि s ऑर्बिटल के साथ अगर कोई p ऑर्बिटल मिक्स कर दिया जाए, s ऑर्बिटल के साथ अगर p ऑर्बिटल मिक्स्ड कर दिया जाए, तो आपको एक नया ऑर्बिटल मिलेगा sp। अब वो डिपेंड करेगा, p के दो हैं, sp2 तीन है, sp3 एक है, sp। तो जो sp बना, अब वो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, वो एक नया ऑर्बिटल है और वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गया। बोलो हाँ ना। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने से वो सारे कैरेक्टरिस्टिक, अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ s ऑर्बिटल, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज ऑफ p ऑर्बिटल, इनका मिक्सचर आ चुका है इस sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। इसका मतलब ये पार्ट सुपीरियर हो गया अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से। बोलो हाँ ना। ये चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल पढ़ी है। एक बार इसका शेप टाइप का बना के सिखा दूं। ये s ऑर्बिटल है जिसका पॉजिटिव साइन है, एक फेज है। दूसरा ये p ऑर्बिटल है जिसका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। p ऑर्बिटल में दो लोब्स होते हैं, दोनों में अपोजिट साइन होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। इन दोनों ऑर्बिटल को मिक्स्ड किया, s एंड p ऑर्बिटल को,
तो आपको एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन के तैयार हुआ और ये बन गया कुछ ऐसे। सो ये जो पार्ट था ये दोनों आपस में सेम फेस के थे, कंस्ट्रक्टिव फेस के थे, आपस में मिक्स्ड हो गए और इसका जो एस ऑर्बिटल गोल सा था वो थोड़ा पी कैरेक्टर आने से लंबा भी हो गया, इलोंगेटेड हो गया। और ये जो अपोजिट फेस था जिसका कोई नेगेटिव के साथ मिक्सिंग ही नहीं हुआ तो वो और डिफ्यूज हो गया, छोटा सा हो गया। और इसको ये जो लोब है ये डिस्ट्रक्टिव फेज से बना है और ये जो बड़ा लोब है वो कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मतलब दोनों सेम फेज के मिलने से बड़ा लोब बन गया। बोलो हाँ ना। सो ये था प्लस वाला पार्ट और ये माइनस, और इसे बोला जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये एक दो ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बना है, एक s और एक p, दैट इज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाना आप लोग जानते हैं, बोलो हाँ ना। तो अब आगे देखिए, स्क्रीनशॉट करिए फटाफट। चलिए हम लोग ये देख रहे हैं कुछ ऑर्बिटल्स का नॉलेज ले लेते हैं इंडिविजुअल में और हाइब्रिडाइज में सभी का। ये जो लिखा है आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल क्लाउडी स्फेरिकल शेप का होता है, बोलो हाँ ना। और इसको पढ़ते हैं एस ऑर्बिटल। दूसरा जब हम sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोलेंगे तो ये डिफ्यूज्ड पार्ट और ये s, तो क्योंकि ये p से मिक्स्ड हो गया तो इतना गोल नहीं रहा, थोड़ा चपटा टाइप का या इलोंगेटेड हो गया। और इसको हम पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, बोलो हाँ ना। अगला फिर हम लिखेंगे sp2, तो ये थोड़ा और इलोंगेटेड हो गया पुराने से। तो ये लिखा है क्योंकि p कैरेक्टर बड़ा, अगर प्योर एस है तो 100% गोल गोल, जैसे आपने p बढ़ा दिया तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 50% और परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर 50%। p की साइज इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, और यहाँ पे पूरा ही 100% s कैरेक्टर है। तो जितना ज़्यादा s कैरेक्टर उतना ज़्यादा ऑर्बिटल गोल गोल, बोलो हाँ ना। ये थोड़ा और इससे लंबा हो गया क्योंकि यहाँ पर इसको पढ़ते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल। और यहाँ पर परसेंटेज s बचा 33%, 33.33, और परसेंटेज p जो आ जाएगा 66.66%। जैसे ही आप अगला बनाओगे sp3 तो ये और इलोंगेटेड हो जाएगा, परसेंटेज p बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है या इलोंगेटेड हो जाता है। तो ये अगला लिखा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और यहाँ पर परसेंटेज s कैरेक्टर 25% और परसेंटेज p कैरेक्टर जो आपका आएगा वो 75%। अब प्योर p की बात करेंगे तो ये और भी ज़्यादा इलोंगेटेड हो गया न्यूक्लियस से। सो दिस इज कॉल्ड योर p ऑर्बिटल, बोलो हाँ ना। तो पहला था प्योर s ऑर्बिटल, देन sp, देन sp2, देन sp3, और दिस इज प्योर p ऑर्बिटल। या कोई मिक्सिंग नहीं है, दैट इज p ऑर्बिटल। यहाँ से क्या आपको सीखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है यहाँ पे। लग रहा होगा इसमें क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन अगर ये वर्ड नहीं सीखोगे तो मैं अभी डायरेक्ट सवाल पूछ लूँ आप बोल्ड उड़ जाओगे। एंड 3 क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स from this hybridization topic in last 4 year, 4 to 5 year, और 3 to 4 in JEE Advanced. इवन JEE Advanced लास्ट ईयर भी आया था और इस साल भी आया है। बॉन्ड लेंथ पे सवाल आया था N2H4 और N2F में, N2H4 N2F4 बात करेंगे। पहले आप लोग कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए। तो देखिए अभी हमने क्या ड्रॉ किया, पहले इससे पहले हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे बनता वो सीखा। अभी सारे ऑर्बिटल एक साथ लिख लिए, s ऑर्बिटल गोल गोल, sp थोड़ा लंबा, sp2 और भी लंबा और इलोंगेटेड, sp3 और इलोंगेटेड, और p देखो यहाँ से लेके यहाँ तक और ज़्यादा इलोंगेटेड, ये ऐसे लिखा। तो जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर घटेगा वैसे वैसे ऑर्बिटल की साइज या लेंथ बढ़ती जाती है। यहाँ पर s कैरेक्टर 100% है, यहाँ पर s कैरेक्टर 0 होगा, परसेंटेज s 0, क्योंकि परसेंटेज p प्योर
100% है, बोलो हाँ ना। सो जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ऊपर से नीचे की साइड डिक्रीज होता जा रहा है, तो ऑर्बिटल की साइज या लेंथ बढ़ती जा रही है। ये पूरा एक पी ऑर्बिटल है, इसका लेंथ सबसे ज्यादा, ये जरा लेंथ देखो, मान लो L1, तो ये न्यूक्लियस से लेके इतना लेंथ L2, तो ये लेंथ और बड़ा हो गया L3, ये लेंथ ये न्यूक्लियस से यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया L4, और ये पूरा ही बॉन्ड लेंथ गिनोगे फॉर बोथ द लोब इन द ऑर्बिटल, एंड दिस लेंथ इज कंसीडर L5। तो इस पॉइंट को लिखो जरा, वरना आपकी खोपड़ी से उतर जाएगा। जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा, वैसे वैसे ऑर्बिटल की साइज या लेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल तो ये पूरा पढ़ोगे, sp2 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, वैसे वैसे ऑर्बिटल की साइज बोलो या लेंथ बढ़ती जाएगी। सो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो आप बोलोगे परसेंटेज पी बढ़ रहा होगा, और पी का बढ़ना मतलब ऑर्बिटल की लेंथ बढ़ेगी या बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बोलो हाँ ना। बॉन्ड लेंथ के टाइम पे इसे कोरिलेट किया जाएगा, बट अभी आप शेप को देख के समझिए, न्यूक्लियस से आधा डिस्टेंस ही तो बॉन्ड लेंथ होगा, ये साइज L1, देन L2, देन L3, L4, L5, और साइज बढ़ती जा रही, लोब से इधर का लेंथ, लोब से उधर का लेंथ। परसेंटेज एस मोर है, बोलो हाँ, यहाँ तक लिखा क्या। इधर देखो बाकी पॉइंट, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, परसेंट परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, मोर है, तो ऐसे केस में एस और एस परसेंटेज एस रिच होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो वो ऑर्बिटल ऐसा पूरी तरह से चारों तरफ से गोल होगा। अगर वो गोल है तो हम बोलेंगे कि ये ऑर्बिटल स्मॉलर साइज का है, स्मॉलर साइज का है, या बोलेंगे इसी को शॉर्टर ऑर्बिटल है, क्योंकि लंबाई कम है तो शॉर्टर ऑर्बिटल है, और बोलेंगे थिकनेस इसकी बहुत ज्यादा है, गोल है, थिकनेस ज्यादा होना या थिकर है। नहीं समझ पा रहे क्या, दो चार पॉइंट हैं अभी, ये नए हैं, आप इन्हें सुनिए दोबारा, कोरिलेशन इनका आगे हर एक सवाल में होगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। परसेंटेज पी अगर ज्यादा है, तो वो ऑर्बिटल, जैसे ये लास्ट वाला प्योर पी ऑर्बिटल था, तो उसका कैरेक्टर देख के क्या बोलोगे कि लॉन्गर ऑर्बिटल है, लॉन्गर ऑर्बिटल है। दूसरा थिनर है, गोल नहीं है, थिनर ऑर्बिटल है, थिनर ऑर्बिटल है, या लंबाई ज्यादा है। सो परसेंटेज एस होना मतलब ऑर्बिटल गोल होना, जितना ज्यादा परसेंटेज एस होगा ऑर्बिटल उतना गोल होगा, और जितना गोल होगा बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होगी, बोलो हाँ ना। चलिए, अगला हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, दैट इज ऑफ बॉन्ड लेंथ, उसी टॉपिक को हम लोग आगे चालू कर लेते हैं। हमने जो कैरेक्टरिस्टिक लिखे थे वो नेचर ऑफ बॉन्ड, दूसरा कैरेक्टर इज बॉन्ड लेंथ, देन तीसरा कैरेक्टर इज बॉन्ड एंगल, देन बॉन्ड एनर्जी, सो दे आर कॉल्ड बॉन्ड पैरामीटर। तो क्या फर्क पड़ा बॉन्ड पैरामीटर्स पर हाइब्रिडाइजेशन का, ये टॉपिक है। वैसे मैंने आपको बोला था बुक्स में ये जेई वाले यूट्यूबर्स आपको ऐसे करके निपटा देते हैं, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। इसी पॉइंट को समझाने के लिए मैंने बोला एस ऑर्बिटल गोल गोल और छोटा साइज है, क्योंकि मोटाई ज्यादा है, गोल है, लंबा नहीं है। तो जब आप इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस देखोगे तो वो कम आएगा, मतलब वो मोटा है, मतलब
थिकर है। समझ पा रहे हो क्या, मैं अभी ऑर्बिटल ड्रॉ करके बना रहा हूँ। और पी ऑर्बिटल अगर आप इतने में ही बनाओगे तो ये कुछ ऐसे बनता है, मतलब ऑर्बिटल की साइज, पी ऑर्बिटल की साइज एस ऑर्बिटल से ज़्यादा है, लॉन्गर है, इलोंगेटेड है। बोलो हाँ ना। अगर s का परसेंटेज कम है मतलब वो गोल कम है, मतलब उसकी लंबाई ज़्यादा है। अब देखो जरा सारे ऑर्बिटल बना रहे, मान लो ये कोई s ऑर्बिटल है, फिर से ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सारे बना दो फटाफट। ये sp है, s ऑर्बिटल, दूसरा लिखा sp टू sp ऑर्बिटल, तीसरा और थोड़ी लंबाई बढ़ाएंगे sp2 ऑर्बिटल, फोर्थ में थोड़ा और बढ़ाएंगे sp3 ऑर्बिटल, और p में और ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ाएंगे, दिस इज p ऑर्बिटल। पढ़े हुए सारे, इससे पहले ड्रॉ किए थे, ठीक है। जो s ऑर्बिटल है, मान लो किसी दूसरे s ऑर्बिटल से ही आके बॉन्डिंग कर रहा, दिस इज ओवरलैपिंग जोन। सेम आइडेंटिकल ऑर्बिटल से सारे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करा रहे हैं, इसकी भी उसी से कराया, इसकी भी उसी s ऑर्बिटल से कराया, इस s ऑर्बिटल से कराया, और ये भी s ऑर्बिटल। तो आने वाला जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था वो तो यूनिफॉर्म लिया। अब हम देखना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियस से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो मैं एक पॉइंट तो ऐसे बोल सकता हूँ, ऊपर से नीचे आते टाइम बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इस ऑर्बिटल के न्यूक्लियस से लेके इस ऑर्बिटल तक का डिस्टेंस ही बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। बोलो हाँ ना। So from top to bottom bond length get increases। कहने का मतलब ये प्योर p ऑर्बिटल है, प्योर p कैरेक्टर है, और इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, मतलब s परसेंटेज इसमें जीरो है, और परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जीरो, मतलब s का कम होना मतलब बॉन्ड लेंथ का ज़्यादा होना। बोलो हाँ ना। चलिए, जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज करेगा या परसेंटेज पी कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। एक बार फटाफट देखो, 100% एस कैरेक्टर है, पी कैरेक्टर इज जीरो, क्योंकि प्योर एस ऑर्बिटल था। जो पहले का ऑर्बिटल है उसकी साइज देखोगे, पहले का जो प्योर ऑर्बिटल है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज है, तो परसेंटेज s 50%, परसेंटेज p भी 50%। दूसरा तीसरा sp2 में परसेंटेज s इज 33% एंड परसेंटेज p इज 66%। sp3 में परसेंटेज s कैरेक्टर 25%, परसेंटेज p कैरेक्टर जो आपका आएगा 75%, अगेन इधर 100% p कैरेक्टर s0। ऊपर से नीचे आते आते परसेंटेज s कैरेक्टर घट रहा है, 100%, देन 50%, देन 33, और कम 25, एंड लास्ट जीरो। परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। देखिए वो ऑर्बिटल से भी विजिबल हो रहा, और वैसे जो आप रटे हो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली, उससे भी वो चीजें क्लियर हो रही। बोलो हाँ ना। जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, या ये बोले परसेंटेज पी कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। अब एक बार देखो ऑर्बिटल के अंदर, या तो आपने ये अंग्रेजी शब्दों में देख लिया, ये इस एस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, आने वाले एस ऑर्बिटल के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इज L1। ये इसका डिफ्यूज्ड पॉइंट था, एक डिफ्यूज्ड लोब, दूसरा लोब, तो ये बीच में न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस से लेके इस ऑर्बिटल के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस जो कि L1 से बड़ा है, इस न्यूक्लियस से लेके इस ऑर्बिटल के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस जो कि ये L2 से भी बड़ा है, L3, और यहाँ से लेके न्यूक्लियस से लेके इस s ऑर्बिटल तक के बीच का डिस्टेंस L4 जो और भी बड़ा है, और p ऑर्बिटल का डिस्टेंस और भी बड़ा है। इसका मतलब कि L5 is greater than L4 greater than L3 greater than L2 greater than L1। So this is the order of bond length। कहने का मतलब
प्योर पी ऑर्बिटल का प्योर पी ऑर्बिटल की बॉन्ड लेंथ हमेशा ज्यादा होगी, हमेशा ज्यादा होगी देन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। बोलो हाँ ना। क्या मेरे ये वर्ड समझ आए? इट इज विजिबल, इट इज अंडरस्टेबल, कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है या सब बाउंस उड़ रहा है? सो एस ऑर्बिटल में अब ऐसा सवाल पूछोगे ऐसा क्यों, केवल लाइन ड्रॉ कर देने से ऐसा करोगे क्या? नहीं, एस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नहीं खींच पाएगा। खैर ठीक है, उसे हम बॉन्ड क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट में कंपेयर करते हैं। अभी जरा आप देखो ऑर्बिटल्स में आपको सारा विजिबल हो रहा, कैसे नीचे जाने पर पी कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा, ये ड्रॉ करना सीखे। और ये बड़ा ही मैजिक है, मैजिक है, मैजिक है। आप इसे मानो, आप ये पहले इकट्ठा लिख के कभी कंपेयर किए ही नहीं होंगे। जिस ऑर्बिटल की जरूरत पड़ी डायरेक्ट डायरेक्ट उसे ड्रॉ किया और उतना ही आधा अधूरा ज्ञान कंपाइल किया। कहने का मतलब डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है क्योंकि पी कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। बोलो हाँ ना। समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट जरा देखो नेक्स्ट पैरामीटर और इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दूसरा बॉन्ड लेंथ, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बार देखो ताकि आगे आपको ये टर्म्स यूज करना पड़ेगा। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, प्योर एस की ज़्यादा है, पी की ज़्यादा, जो भी तरीका आप जानते हो। लेकिन आपने ये रटा तो 200% होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। इसी को एक बार अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि सच में भी ऐसा है, ये फॉर्मूला टाइप का हमें याद करना है। तो मैं फटाफट एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ और आप ये 3-4 बार ड्रॉ करोगे तो मुझे लगता है कि फिर कुछ बचेगा नहीं आपसे। प्योर एस ऑर्बिटल, उसी से एक दूसरा आइडेंटिकल ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा, दिस इज योर sp orbital, then your this is p or s, this is sp orbital, sp2 orbital, again it is, ये ज़्यादा बड़ा बन गया, इतना नहीं बनाना होता इस साइड का डिफ्यूज्ड लो। सो दिस इज योर sp3 एंड द नेक्स्ट वन इज p ऑर्बिटल। देखिए ऊपर से नीचे आते साइज बढ़ रही है, ये तो बराबर दिख रहा है। अब ये जो पॉइंट है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में, ये न्यूक्लियस होता है sp sp2 sp3 और ये प्योर p ऑर्बिटल। बोलो हाँ ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपेयर करना है। सो एस ऑर्बिटल में या यहाँ पर क्या बोलते हैं, एस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। मेरी बात सुनो बाकी ये जो s ऑर्बिटल था उससे आपने एक आइडेंटिकल दूसरा ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराई s, इसका भी इधर ओवरलैपिंग s, सेम आइडेंटिकल ऑर्बिटल s, सेम आइडेंटिकल ऑर्बिटल s, सेम आइडेंटिकल ऑर्बिटल s। किस में ओवरलैपिंग अच्छा हुआ, ये पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। बोलो हाँ ना। सो s ऑर्बिटल में ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एटम के या फिर इस एटम के न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा। मेरी बात सुनो, इधर लेंथ कम थी, बॉन्ड लेंथ के टर्म्स में मैं बोल दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जैसे आपने पढ़ा वो चीज आप पहले कोरिलेट कर पाए। अगर इस एटम की बॉन्ड लेंथ कम है तो इसकी न्यूक्लियस का प्रोटॉन का अट्रैक्शन खुद के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा लगेगा, उस सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और न्यूक्लियस का जितना कम डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन से उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा।
मतलब उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी, बराबर है क्या। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी, हम लोगों को तो कंपेयर करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी, जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। इस, मान लो मैं दोबारा बताऊं, ये जो एक एस ऑर्बिटल था जो आपने लिया, इसके प्रोटॉन का अट्रैक्शन अगर इलेक्ट्रॉन पे, अपने इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है या बाहर के भी किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा, तो हम बोलेंगे कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा था। इसके प्रोटॉन ने बाहर के इलेक्ट्रॉन या किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। खींचने का रीज़न था क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड लेंथ का रीज़न इससे पुराने टॉपिक में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर वंस द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज मोर, और क्योंकि ये प्योर एस ऑर्बिटल है तो 100% केवल एस कैरेक्टर ही है। दूसरा देखिए, यहाँ न्यूक्लियस से जैसे ही यहाँ के इसके इलेक्ट्रॉन से जो एस ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन को और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्शन कम लगेगा। मेरी बात सुनो, अब मैं अपने शब्दों को छोटे वे में लाके समराइज करो। यहाँ पर एस ऑर्बिटल का जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस का डिस्टेंस फ्रॉम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम है, या डिस्टेंस कम होने की वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन को इजीली खींचेगा, और जितना ज़्यादा बाहर के किसी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक और ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है तो इसके इलेक्ट्रॉन को और कम खींचेगा। यहाँ से लेके इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को और थोड़ा कम खींचेगा, और लास्ट में बिल्कुल कम खींचेगा। कहने का मतलब कि न्यूक्लियस जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा हम बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा। सो ऐसा बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा अगर आ गई ऑर्बिटल्स की, लोब्स की फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा क्योंकि वो दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत कम खींच पाएगा। सो यहाँ पर मेरी बात सुनिए, यहाँ पर न्यूक्लियस से ये sp3 जो ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और जैसे ही डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर न्यूक्लियस की उतनी कम होगी। इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी कम होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही कम होगी या लेस होगी, बोलो हाँ ना। तो जैसे जैसे आप परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज करोगे या पी कैरेक्टर इंक्रीज करोगे, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ऑन दैट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी डेफिनेटली डिक्रीज करेगा, और कम डिक्रीज करेगा, क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज कर गया तो उसका अट्रैक्शन पावर न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर डिक्रीज कर गया, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ही नहीं पा रहा तो हम बोलेंगे कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बोलो हाँ ना। बस अब इतना बोलने के पीछे का मकसद ये है कि यहाँ पर नीट में 2017 में सवाल आया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, 3 स्टार दिए मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा एस ऑर्बिटल, जो कि आपको दिख भी रहा, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम है, तो अपने इलेक्ट्रॉन या किसी बाहर वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। ज़्यादा खींचना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा होना। देन sp, देन sp2, देन sp3, और लास्ट आ जाएगा प्योर p ऑर्बिटल। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर।
या इनवर्सली टू p कैरेक्टर. आई थिंक नाउ इट इज क्लियर. प्लीज स्क्रीन इट, टेक इट स्क्रीन शॉट. सो नेक्स्ट फोर्थ पैरामीटर हम लोग पढ़ रहे हैं बॉन्ड लेंथ. बोलो हाँ ना. हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, बॉन्ड लेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नेक्स्ट फोर्थ पैरामीटर जो हम पढ़ेंगे दैट वो है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड की एनर्जी. बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड की एनर्जी. आई रिपीट, समराइज ऑल दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन. केवल आपको ऑर्बिटल के जो शेप बनाने सिखाए, एस ऑर्बिटल, sp, sp2, sp3 और p ऑर्बिटल, वो ड्रॉ करना सीख जाइए. आंसर सारे को देख के ही आ जाते हैं. एस ऑर्बिटल का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा. बॉन्ड लेंथ छोटा क्योंकि अट्रैक्शन न्यूक्लियस का और बाहरी इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा. अट्रैक्शन ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा. बोलो हाँ ना. दोनों पॉइंट ही एक दूसरे से को रिलेटेड है और आप समझ भी रहे, पढ़े भी हैं. चलिए अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉन्ड एनर्जी. और इसमें भी जो डायरेक्ट आप पढ़े हैं, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर. इसी के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना, सुनना और समझना है. बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर. सो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा. और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा तो देखने में लग रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी उतना ज़्यादा होगा. ऐसा बोल रहा हूँ, क्या सच है इसी को सुनना है. इसको बोलना भी सच है और इसके बोलने में भी कमी है. सो बस वही सीखना है. ये कब तक लाइन ठीक है और कहाँ पे आंसर बदल जाएगा, बस यही पढ़ना है. बोलो हाँ ना. देखिए अब मैं लिख रहा हूँ. देखने में आपको ऐसा लग रहा है ये s ऑर्बिटल है, इसका न्यूक्लियस होगा, बाहरी इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगाएगा. ये किसी दूसरे ऑर्बिटल के भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और डिस्टेंस कम है तो इसके इलेक्ट्रॉन को बड़े इजीली खींचेगा. और हमें ऐसा लग रहा है कि 1s कोई भी ss ऑर्बिटल के बीच में स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है या बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस स्ट्रक्चर. अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए. और लग भी रहे बट ये सच नहीं है. सच है, हमेशा सच नहीं है. जरा मेरी बात सुनो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना डियर. ये तो आप पढ़े हो ऐसे. बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली बॉन्ड एनर्जी, इसमें कहीं तकलीफ नहीं है, कभी भी तकलीफ नहीं आएगी. ये बात तो फिट बैठ जाती है. लेकिन अभी मैं ये बोलना चाह रहा कि इस s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेंगे. इसका मतलब इस दूसरे s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी. और जितनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा. जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में एनर्जी उतनी ज़्यादा देनी होगी. दैट इज बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड एनर्जी आप जानते हो, amount of energy required to break bond free radically. Amount of energy required to any bond between two atom A and B free radically. तो इस बॉन्ड को फ्री रेडिकली तोड़ने में जो एनर्जी लगता है दैट बॉन्ड एनर्जी. और ये डेफिनेशन है 9th की. सवाल ये है कि बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा दोगे वो बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा. अब हम लोग इसको अपने ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में अप्लाई करें, फिर ये सब क्वेश्चंस तो हम लोग बाद में झेलेंगे. तो देखने में ऐसे लग रहा कि इस ऑर्बिटल का और इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का और अपोजिट प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है. इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है. एंड अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है या नहीं ये तो अलग बात है. ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा अट्रैक्शन लग रहा है मतलब आपको दिख रहा है, वैसे फील नहीं हो रहा उधर. ज़्यादा अट्रैक्शन होगा ऐसा आपको दिख रहा है. और ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड एनर्जी
ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा आप अज्यूम कर रहे हो, ऐसा आप फील कर रहे हो, लेकिन ये हमेशा सच नहीं है। ये बात सच है लेकिन हमेशा सच नहीं है। मेरी बात सुनिए, देखने में लग रहा है कि दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बट ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। लिसन इट गाइस, देखने में हमें लग रहा है कि दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। बट ऐसा हमेशा नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है। एस ऑर्बिटल अगर नहीं होता ही नॉन डायरेक्शनल है, एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है, तो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग डायरेक्शनल ऑर्बिटल से बेकार होती है, और अगर ओवरलैपिंग बेकार हुई तो बॉन्ड कमजोर बनेगा, और कमजोर बनेगा तो फिर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बोलो ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, तो हम ये बोलेंगे बेकार ओवरलैपिंग, मतलब बेकार बॉन्डिंग, मतलब बेकार स्ट्रेंथ। किसके ऊपर? ओवर पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अच्छी होती है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो अब हमें ये पढ़ना है कि कब ये वाला कॉन्सेप्ट जीतेगा और कब डायरेक्शनल कैरेक्टर जीतेगा, और ये सब पुरानी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया था। तो सवाल में ये बोलना चाह रहा, जो आपने लिखा हुआ है बॉन्ड एनर्जी, नेक्स्ट इधर ही देख लो, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये बात केवल तब तक वैलिड है जब ये वर्ड आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए यूज्ड किए हो। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ये बात बिल्कुल सही है, sp ट्रिपल बॉन्ड एनर्जी ज्यादा देन sp2 देन sp3। बाकी ये बात गलत हो जाएगी, रियल में बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा sp ऑर्बिटल, फिर sp2, फिर sp3, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बाद प्योर p ऑर्बिटल की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है और s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। तो आप ये सवाल करोगे कि सर यहाँ तो s कैरेक्टर 100% है और यहाँ p में 0 है, तो क्यों p ऑर्बिटल की एनर्जी कम नहीं की और s को आगे नहीं लिखा, या आप अपनी मर्जी से तो s को और सबसे आगे लिखो, क्योंकि आप ही चिल्ला रहे हो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। तो हम तो ये जानते हैं कि इस s में तो 100% ही s ऑर्बिटल है, s कैरेक्टर है, तो सबसे ज्यादा ये होगा। तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बुक्स वाले बोल के ही आपको कंफ्यूज कराते हैं, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलना is a correct statement, otherwise it is wrong. I repeat it once again. जरा देखिए परसेंटेज p को क्यों आगे निकाला, क्योंकि हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है p ऑर्बिटल डायरेक्शनल कैरेक्टर की वजह से यहाँ पर 50-50% की ओवरलैपिंग हुई, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना। बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग बनेगा तो तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? क्यों मैंने s को आगे रखा, ये बात मेरी p ऑर्बिटल को आगे रखा या डायरेक्शनल कैरेक्टर को आगे लगा? अगर आप 2s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करा रहे हैं
तो ये जो ओवरलैपिंग है वो वीक है। 2s का वीक बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड बनेगा। और अगर आप 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करा रहे तो 2s 2p के बीच ये भी मिक्सिंग हुआ। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, n इज इक्वल टू 2 इधर भी है, n इज इक्वल टू 2 इधर भी है, तो p का डायरेक्शनल कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ s ऑर्बिटल। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा देनी होगी, और एनर्जी ज़्यादा देना मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा। ये सब चीज़ें पुरानी क्लासेस में पढ़ाई गई हैं, लेकिन ये तब बात गलत हो जाएगी जब आप 1s ऑर्बिटल लोगे और 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराओगे। सो 1s और इधर लिखा 2s 2p, तो डेफिनेटली क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है, n अगर लोएस्ट है, स्मॉलर है, तो वही जीत जाएगा। और फिर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल गए भाड़ में, डायरेक्शनल कैरेक्टर गया भाड़ में। तो क्यों नहीं आप डायरेक्टली इसको इस लाइन में ऐसे याद कर लें, क्योंकि 1 पे तो कोई p होता नहीं है। तो जब भी केवल 1s ऑर्बिटल दिया होगा तो 1s का ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर 1s 2p दिया या 2s 2p दिया, तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम आ जाए, जिन दो ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हो रहा है, तो फिर वही विजेता बनेगा। डायरेक्शनल कैरेक्टर, क्योंकि वहां पर 50% चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाने में। इसका तो केवल बढ़ाया था 1/4, मतलब 20% इलेक्ट्रॉन इसके, 20% इसके, केवल 40% 20% के बीच इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग है, और यहाँ 50% इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चल रही है। सो दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। बोलो हाँ कि ना, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा sp, then sp2, then sp3। so bond strength is directly proportional to percentage of s character। ये लाइन बोलना गलत है, मोर करेक्ट इसको ऐसे बोलोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। bond energy is directly proportional sp, then sp2, then sp3, then p orbital, then s orbital। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर वालों में 50% s, 33% s, 25% s, ऐसे तो s इधर 100% है, बट इसको सबसे आगे क्यों नहीं लिखा? फिर तो आपके हिसाब से, अगर ये आप किसी भी बुक में देखिए, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऐसे, तो आप तो ये बोलते कि s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये केवल तब पॉसिबल है, केवल 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 तब पॉसिबल है जब 1s की ओवरलैपिंग चल रही होगी, तो ही ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से आएगा। तो मैं एक बार और लिखता हूँ, आपका क्वेश्चन गलत ना हो। 1s ऑर्बिटल अगर है तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, देन sp, देन sp2, देन sp3, देन प्योर p ऑर्बिटल। बोलो हाँ ना। अदरवाइज अगर उसने 1s मेंशन नहीं किया तो s ऑर्बिटल p के भी पीछे जाएगा, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है। सो आर यू अंडरस्टूड विद द कॉन्सेप्ट, गेटिंग मी और नॉट? सो ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको पुरानी क्लासेस में भी पढ़ाई गई या भी रिकॉल कराया गया। चलिए एक बार और क्वेश्चंस के फॉर्म में कनेक्ट कर दो ताकि कहीं तकलीफ ना रहे। सवाल है, बेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में है? बेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलिए, या फिर आप इसको बेटर बॉन्ड एनर्जी बोलिए, किस में है? ऑप्शन दिया हुआ है 2s 2s ऑर्बिटल के बीच बॉन्ड बनने से, ओवरलैपिंग मतलब बॉन्ड बनने से। दूसरा लिखा sp sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और वो किन ऑर्बिटल के बीच हुआ है उसने बोला है।
2s और 2p ही मिक्स्ड किए। तो डेफिनेटली hybridized orbital having the superior character of s orbital and p, सो दोनों की मिक्सिंग से बना हुआ ज्यादा अच्छा है रेदर देन 2s 2s। सो ये कॉन्सेप्ट कब लगाया जाएगा कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अच्छा है, नोट पॉइंट लिखो जरा। ये कॉन्सेप्ट कब लगाया जाएगा कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग अच्छा होगा देन एटॉमिक ऑर्बिटल से। ये कॉन्सेप्ट केवल 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 विद इन द सेल लगाया जाएगा, विद इन द सेल, विद इन द सेल ये कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा। hybridized orbital is stronger overlapping than atomic orbital। ये भी 2s और 2p से बना है, चाहे ये दोनों 2s के बीच की ओवरलैपिंग अलग से करवाएं या 2s और 2p की करवाएं, ये तीसरा ऑप्शन एग्जामिनर आपको 2p लिख दे। तो डेफिनेटली ये दो ऑर्बिटल का मिक्स्ड कैरेक्टर है, मतलब हाइब्रिडाइज है, तो इसका मिक्सिंग से बनने वाला बॉन्ड 2s वाले के अच्छा होगा और 2p वालों से भी अच्छा होगा। नेक्स्ट इज बॉन्ड। तो ये सारे सवाल मेरे हिसाब से पुरानी क्लासेस में भी करवाए गए हैं, इनको आप पढ़िए समझिए। अब यहाँ से जो मेन फंडा है जिसे आज हमें पढ़ना है और मैक्सिमम आज का कंसर्न है कि क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं बॉन्ड एंगल पर, बॉन्ड लेंथ पर, बॉन्ड एनर्जी पर, ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो भी तरीका आपको आता है बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड लेंथ का और बॉन्ड एंगल का, वो सबको आता है, आपको आता है तो भी सभी को ही आता है, लेकिन कहाँ लगाना है, क्या सीक्वेंस में लगाना है, ये ना आने की वजह से अगर ये प्रॉपरली नहीं आता तो आंसर गलत आ जाते हैं। दुनिया भर के आप एक्सेप्शन दोगे, होता तो ऐसा है, बट ड्यू टू वंडरबॉल स्ट्रेन, ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेन, ड्यू टू बड़ी साइज छोटी साइज, ये वो तमाम तरह के एक्सेप्शन बोल के आप उसको कॉन्सेप्ट को बर्बाद करो। तो बॉन्ड एनर्जी सब जानते कैसे कैसे निकालना है, बॉन्ड लेंथ कैसे निकालना है ये सब जानते, बॉन्ड ऑर्डर भी जानते, लेकिन किस पॉइंट को किस टाइम लगाना है ये नहीं जानते, सीक्वेंस नहीं जानते, इसलिए इनके सवाल आपको रुलाते रहते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि जब भी बॉन्ड एनर्जी निकालना हो तो 3 फैक्टर से डिसाइड करोगे और वो फैक्टर भी आप सीक्वेंसली लगाओगे, डिसाइड करोगे। सबसे पहले जो आप फर्स्ट फैक्टर यूज करोगे दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दूसरा जो आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे बॉन्ड एनर्जी डिफरेंस के लिए दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। अभी हम लोगों ने केवल जो पढ़ा है वो इससे पहले हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एनर्जी निकाला। अब आपको कहीं भी किसी भी 4-5 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एनर्जी निकालना हो तो कैसे निकालोगे वो अभी आप सुन लो। केवल एप्लीकेशन में आपको सिखाऊंगा, केवल सीक्वेंस लिख रहा, क्वेश्चंस में मैं आपको अप्लाई कराऊंगा। सबसे पहले यूज करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, फिर यूज करोगे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, तीसरे नंबर पे यूज करोगे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बोलोगे अरे सर ने पढ़ाया था ऐसा था वैसा था, उधर से ही आंसर डिसाइड किया तो ये आंसर गलत आ सकता है और आएगा भी। आ सकता की जगह आप यही मानो 100% आएंगे, बाय डिफॉल्ट वो फिट बैठ गया वो अलग बात है, अदरवाइज परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बोलना या हाइब्रिडाइजेशन बोलना ये लास्ट एप्लीकेशन है जब भी आप बॉन्ड एनर्जी निकालोगे। दूसरा बॉन्ड लेंथ निकालने का क्या सीक्वेंस है, सीक्वेंस गड़बड़ा है आंसर गड़बड़ा जाएगा। बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले जो यूज किया जाएगा दैट इज साइज ऑफ एटम। क्या यूज किया जाएगा,
ये सीक्वेंस देखो जरा, साइज ऑफ एटम बाद में आता है। सबसे पहले जो आप यूज करोगे दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। साइज ऑफ एटम में एक्सप्लेन करना चाह रहा था लेकिन लिख लेते हैं, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा पैरामीटर बॉन्ड लेंथ बताने के लिए यूज करोगे साइज ऑफ एटम। तीसरा पैरामीटर आप यूज करोगे हाइब्रिडाइजेशन एंड परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो ये इस सीक्वेंस में अगर अप्लाई किया तो आंसर नहीं आएगा, आई एम सॉरी, आंसर डेफिनेटली 100% आएगा। अदरवाइज उल्टा सीधा सीक्वेंस यूज किया तो कभी सही आएगा कभी गलत आएगा, मतलब आप कॉन्सेप्ट रॉन्ग तरीके से यूज करोगे तो आंसर रॉन्ग ही आएगा। फिट बैठ जाए वो अलग बात है। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल निकालने का तरीका है सबसे जो भी आप दो चार मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एंगल कंपेयर करोगे बॉन्ड एंगल कंपेयर करोगे, जो बॉन्ड एंगल आप कंपेयर करोगे उसमें पहला पैरामीटर से आप डिसाइड करोगे हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है या डिफरेंट है तो उसके हिसाब से आप आंसर दे ही दोगे। मान लो sp sp2 sp3 sp 180 sp2 120 sp3 109, मतलब बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आपको पता ही चल गया। सो फर्स्ट पैरामीटर टू डिसाइड दी और कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल इज हाइब्रिडाइजेशन। वो नहीं है तो आप यूज करोगे NBEPR थ्योरी, ये पढ़ाएंगे। जिसको ऑर्गेनिक में आपने इस शब्द को सुना है स्टेरिक हिंड्रेंस, इनऑर्गेनिक में इस वर्ड को बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी या NBEPR थ्योरी। अगर ये दोनों नहीं अवेलेबल हैं या नहीं वैलिड हैं उस मॉलिक्यूल्स में उन क्वेश्चंस में कंपैरिजन के टाइम, तो ही आप यूज करोगे BSEPR थ्योरी। एंड फोर्थ फैक्टर यूज करोगे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। बोलो हाँ ना। हाइब्रिडाइजेशन और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर में अंतर है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp sp2 sp3, और ये तो प्योर ऑर्बिटल आते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो केवल परसेंटेज s 100% है तो वो तो प्योर s ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज हुआ नहीं। परसेंटेज p प्योर 100% है तो हाइब्रिडाइज हुआ नहीं। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को हाइब्रिडाइजेशन समझना भी आधा अधूरा ज्ञान है, पार्शियल नॉलेज है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। सो अगला हमारा जो धड़ाधड़ क्वेश्चंस रहेंगे वो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर तो आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक अभी कोई हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकलता। सो इतना हम लोगों ने पढ़ा, बोलो हाँ कि ना। तो केवल मेरे अभी की क्लास का, इस क्लास का मकसद ये था कि बॉन्ड लेंथ को ऑर्बिटल के हिसाब से आप कंपेयर करें, बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर करें, एंड देन विल कम टू नो अबाउट द बॉन्ड एंगल आल्सो। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पीपीटी है, स्लाइड्स है, ये लास्ट वाली स्लाइड्स आप देखिए समझिए। फर्दर कोई दिक्कत हो तो आप जरूर पूछिए, और इनको सीक्वेंसली आपको लर्न हो जाएगा जब भी मैं इसका एप्लीकेशन सिखाऊंगा। तो बॉन्ड एनर्जी जब जब अप्लाई करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्या डिफरेंस, कैसे या क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितने तरह की होती हैं, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे और सिखाया जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो आप बॉन्ड ऑर्डर से उसका बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करिए। अगर वो sp हाइब्रिडाइज है तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए, ट्रिपल बॉन्ड आ गया मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तीन तीन बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी। तो जो छोटी छोटी चीज़ें आपको आती हैं और वो क्रिस्टल क्लियर नहीं आती हैं, उनको सीक्वेंसली समझने के लिए ये लेक्चर बहुत ज़रूरी है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ओके, सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना बहुत है। प्लीज गो टू रिवाइज इट, इट इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब ऑल्सो। So please see it, learn it, and then continue the next
analysis next way of question on these three topics. Thank you.